कम टू ओनली आईएएस यूपीएससी प्रीलिम्स 2020 की आंसर की का जो एक्सप्लेनेशन हम कवर कर रहे हैं उसमें 75 क्वेश्चंस कवर किए जा चुके हैं और इस सेशन में हम 76 से लेकर 100 तक जो क्वेश्चंस हैं उन्हें कवर करेंगे। यहाँ पर 76 क्वेश्चन देखते हैं जो कि देसेर कथा के बारे में है, जिसे रिटर्न जो कि लिखा गया है सखाराम गणेश देवशकर के द्वारा। इतनी इन्फॉर्मेशन तो क्वेश्चन में ही है। यहाँ पर 3 स्टेटमेंट हैं, आपको बताना है कौन सा सही है कौन सा गलत है। पहला ये है कि उन्होंने जो ब्रिटिशर्स का कॉलोनियल हाइप्नोटिक कन्क्वेस्ट ऑफ माइंड का सेटअप था उसके खिलाफ हमें वार्न किया अपनी किताब में, जो उन्होंने लोगों के दिमाग को जीत रखा था कि वो सुपीरियर हैं या फिर उन्हें जीता नहीं जा सकता, पॉइंट ऑफ कॉन्सेप्ट। दूसरा ये है कि इन्होंने स्वदेशी स्ट्रीट प्लेस और फोक सॉन्ग्स को जो परफॉर्मेंस है उससे इंस्पायर किया। और तीसरा ये है कि उन्होंने अपनी किताब में जो देश शब्द का इस्तेमाल किया है वो बंगाल रीजन को लेकर है या उसके कॉन्टेक्स्ट में है, उससे स्पेसिफिक है। तो बताइए यहाँ पर आपका जवाब क्या था। जो सही जवाब है वो है ए, 1 and 2 ओनली। चूंकि देखिए ये बहुत अनयूजुअल क्वेश्चन है, यूपीएससी इस प्रकार के प्रश्न नहीं पूछा करती थी जहां पर वो किसी एक बुक को स्पेसिफिक लेकर उसके बारे में हमसे सवाल करें, वो भी ऐसी बुक जो यूजुअल नहीं है, जिसके बारे में हो सकता है हमने और आपने अपनी तैयारी के दौरान कभी ना सुना हो। तो ये बहुत ही थोड़ा अनकन्वेंशनल टाइप के क्वेश्चंस हैं और चूंकि इसके बारे में बहुत इन्फॉर्मेशन आपको अवेलेबल नहीं मिलेगी, इवन ऑन इंटरनेट बहुत कम इन्फॉर्मेशन है, तो ज़्यादातर लोगों ने इसका जो आंसर है वो ये मानकर कि इतनी अनयूजुअल किताब के बारे में कोई सवाल पूछा गया है तो सारे सही ही होंगे, 1, 2 and 3 टिक किया है। लेकिन कुछ एक एविडेंसेस हमारे पास हैं जिसके बेसिस पर हम इसका आंसर 1 and 2 कंक्लूड कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए एक बुक के कॉन्टेक्स्ट में इंफॉर्मेशन दी गई है कि वो महाराष्ट्र और बंगाल के वेस्ट बंगाल के रीजन के बीच में एक लिंक स्टैब्लिश करते हैं। महाराष्ट्र में जो शिवाजी उत्सव सेलिब्रेट किया जाता था वो उसे बंगाल में लेकर आए और वहाँ पर शिवाजी जो हैं उन्हें हिंदू राष्ट्र के फाउंडर के रूप में पोर्ट्रे किया जाता था। इन दैट सेंस ये कंक्लूड हो जाता है कि वो देश शब्द का इस्तेमाल बंगाल स्पेसिफिक होकर तो नहीं करेंगे। तो ये बात यहाँ से भी कंक्लूड होती है और एक लाइन हमें विकीपीडिया की भी मिलती है जहाँ पर वो अपनी किताब में इस चीज़ को पोर्ट्रे करते हैं कि ब्रिटिशर्स ने, मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ कि ब्रिटिशर्स ने जब यहाँ पर अपनी एक्टिविटीज़ को आगे बढ़ाया, वैसे आपको ये ब्लर दिखेंगे बट, और हाँ एक चीज़ मैं आपको और बता देना चाहूँगा कि ये जो इमेजेस वगैरह हैं या अगर आपको अगर ब्लर दिखती भी हैं तो जब इसका पीडीएफ आपको मिलेगा तो इसे एक्सपेंड करने पर ये क्लियर हो जाएगा, तो आप आसानी से इसे पढ़ सकते हैं और रेफर भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए उनकी जो एक्टिविटीज़ थी उसने हिंदुस्तान के उद्योग धंधों को बर्बाद कर दिया, ऐसी चीज़ें उनकी किताब में एक्सप्लेन्ड हमें मिलती हैं। तो ये तो विकीपीडिया की बात है। विकीपीडिया को अगर आप बहुत ऑथेंटिक ना भी माने तो ऊपर जो एक बुक है वो भी यही चीज़ एक्सप्लेन करती है। दैट सोर्स की जो तीसरा वाला स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट है और सही जवाब 1 and 2 ओनली है। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पर गांधी इरविन पैक्ट के बारे में सवाल है, क्वेश्चन है, 4 स्टेटमेंट है आपके सामने। यहाँ पर जो तीसरा स्टेटमेंट है वो क्लियरली इनकरेक्ट है। अगर आपने पढ़ा होगा तो गांधी जी का जो सजेशन था कि पुलिस एक्सेसेस पर इंक्वायरी हो, इसको ब्रिटिशर्स ने सीधे तौर पे खारिज कर दिया था। तो 3 गलत हो जाएगा, जिसके लिए यहाँ पर एक्सप्लेनेशन दिया गया है। और अगर आप 3 को क्रॉस करते हैं तो ये दोनों तो क्लियरली क्रॉस हो जाएंगे, बचेगा 1, 1, 2 and 4, मतलब ये तो सही हो ही गया। अब यहाँ पर बात आएगी 2 की। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के दौरान जो भी ऑर्डिनेंसेस आए थे उनके विड्रॉल के कनेक्शन में यहाँ पर एग्रीमेंट हो गया था, तो ये सही है, वो यहाँ पर आपको मिल जाएगा। यहाँ पर हाईलाइटेड भी है, पॉलिटिकल प्रिजनर्स वाला पॉइंट जो है वो यहाँ पर हाईलाइटेड है। तो यहाँ पर सही जवाब जो मिलेगा दैट विल बी 1, 2 and 4 और ये क्लियर है, इसके लिए तो बहुत कन्फ्यूज़न इसमें नहीं है। यहाँ पर जो अगला प्रश्न है वो विठल विध्वंसक, ये जो एक मंथली जनरल था, ये फर्स्ट मंथली जनरल था जिसने अनटचेबल जो पीपल थे वो उनके टारगेट ऑडियंस बने, उन्हीं को टारगेट करके ये लिखा गया था। इसे किसने पब्लिश किया गया था? इसका सही आंसर गोपाल बाला वालंकर है। उसके एविडेंस के तौर पे तो यहाँ पर उस किताब का टाइटल ही एक इमेज आपके सामने लगा दिया गया है, तो इसका सही आंसर ए है, दैट्स वेरी क्लियर। जो अगला क्वेश्चन है 79th, यहाँ पर 2 वर्ड्स हैं, कुल्यवपा और द्रोणवपा, ये क्या डिनोट करते हैं? इसका सही आंसर ए है, ये लैंड मेजरमेंट को डिनोट करते हैं। और उसके लिए यहाँ पर देखिए एक बुक का स्क्रिप्ट लिखा गया है जिसका लिंक भी है, आप इस लिंक को देखिए। अगर ये लिंक्स छोटे हमने इसलिए रखे हैं बिकॉज ये साइज़ ख़राब कर रहे थे, इस फॉर्मेट का साइज़ ख़राब कर रहे थे, तो ये छोटे हैं, आप इन्हें क्लिक कर सकते हैं ओरिजिनल फाइल में एक्सपेंड करके। और कई बार अगर आपको लिंक टूटे हुए मिले तो चूंकि लिंक्स कई बार बहुत लंबे थे तो उन्हें तोड़ना पड़ा, तो आप उन्हें जोड़कर सर्च कर सकते हैं, ईजिली आप उस सोर्स को एक्सेस कर पाएंगे। तो इसका सही जवाब ए है, जिसका सोर्स आपके सामने है इन एक्सप्लेनेशन। जो 80th क्वेश्चन है, यहाँ पर एक
सब्जेक्ट मैटर आपके सामने रखा गया है, whosoever praises his religion sect or blames other sect out of excessive devotion to his own sect with the view of glorifying his own sect, he rather injures his own sect very severely. ये इंस्क्रिप्शन जो है वो किसका है पूछा गया है। सही जवाब इसका ए है, अशोका, जिसका क्लियर कट सोर्स यहाँ पर सामने अवेलेबल है और लिंक भी अवेलेबल है, तो इसका तो कोई इसमें बहुत डाउट नहीं है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो पार्लियामेंट्री सिस्टम के बारे में है। पार्लियामेंट्री सिस्टम पे इसका जो करेक्ट आंसर है वो बी है। इसमें गवर्नमेंट पार्लियामेंट के प्रति रिस्पॉन्सिबल होती है और पार्लियामेंट उन्हें रिमूव भी कर सकती है, और इसका भी लिंक यहाँ पर पैरेलली अवेलेबल है, सोर्स में भी इस चीज़ को क्लियरली मेंशन किया गया है, तो इसका सही जवाब बी निकलेगा, देयर इज नो डाउट। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें यह है कि वेलफेयर स्टेट का कॉन्सेप्ट कहाँ मिलता है, डीपीएसपी में, फंडामेंटल राइट में, प्रीएम्बल में, या फिर 7th शेड्यूल में। ये कंपैरेटिवली इजी क्वेश्चन था, जैसे कि इस बार का पेपर काफ़ी टफ रहा और कई सारे प्रश्न बहुत अनयूजुअल आए, लेकिन कुछ क्वेश्चन थे जो ईजी थे, आप आसानी से हैंडल कर सकते हैं। इट इज़ वन ऑफ देम, ये आसान प्रश्न है। आर्टिकल 38 में साफ साफ वेलफेयर स्टेट की बात की गई है डीपीएसपी में, जो कि मोरलेस कन्वेंशनल पढ़ाई किए हुए हर बच्चे ने पढ़ा होता है, तो इसका सही जवाब ए निकलेगा, डीपीएसपी। जो 83rd क्वेश्चन है, यहाँ पर पहला स्टेटमेंट ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिफाइंस बेसिक स्ट्रक्चर, यहीं पर आप इसे क्रॉस कर सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी बेसिक स्ट्रक्चर को डिफाइन नहीं किया गया है। ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग अगर आपने पॉलिटी में पढ़ा होगा तो ये मिला ही होगा आपको। बाकी जो दूसरा स्टेटमेंट है जो कि बात करता है जुडिशियल रिव्यू के बारे में, दैट्स करेक्ट, तो इसका सही जवाब बी निकलेगा, टू ओनली। तो अब आइए 84th क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि गांधीज्म और मार्क्सिज्म में किस पॉइंट पर एग्रीमेंट देखने को मिलता है, सहमति देखने को मिलती है। अबॉलिशन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी, गांधी जी इसकी बात तो नहीं करते, और इकोनॉमिक डिटर्मिनिज्म यानी कि इकॉनमी ही सब कुछ निर्धारित करती है, ऐसी भी बात वो नहीं करते, तो दोनों क्रॉस कर दीजिए। क्लास स्ट्रगल की बात करें तो ऐसा नहीं है कि गांधीज्म में क्लास स्ट्रगल की बात नहीं है, क्लास स्ट्रगल की बात है, लेकिन गांधी जी मार्क्सिज्म का जो थॉट था क्लास स्ट्रगल से, उससे सरोकार नहीं रखते थे, मतलब वो उसका ऑपोजिट थॉट रखते थे, तो यहाँ पर एग्रीमेंट नहीं है, ये भी क्रॉस हो जाएगा। स्टेटलेस सोसाइटी, ए आपका सही जवाब निकल के आएगा, दैट इज गिवन हियर। गांधी जी ग्राम स्वराज की बात करते थे, उनका जो उन्हें एनार्किस्ट यानी कि अराजकतावादी भी कहा जाता है, तो जब आप उनका एनार्किज्म का कॉन्सेप्ट देखते हैं तब आपको ये चीज़ महसूस होगी कि यहाँ पर देखिए, दैट इज गिवन हियर। एनार्किज्म में वो एक ऐसे स्टेट की बात करते हैं जहाँ पर मतलब गवर्नमेंट नहीं होगी, गवर्नमेंट एग्जिस्ट नहीं करेगी, तो ये जो कॉन्सेप्ट है स्टेटलेस सोसाइटी का, ये आपको मार्क्सिज्म में भी मिलेगा और गांधीज्म में भी मिलेगा, तो रेफरेंस के तौर पे ये चीज़ गिवन है, तो ए इसका आंसर होगा। यहाँ पर देखिए जो 85th क्वेश्चन है, यहाँ पर ब्यूरोक्रेसी के कैरेक्टरिस्टिक के बारे में बात की जा रही है, इसका सही जवाब डी है, एन एजेंसी फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पब्लिक पॉलिसी। ये तो आपको इजीली 11th के एनसीईआरटी पे जाएंगे आप, पेज नंबर 94 पे, तो एकदम क्लियर कट एक्सप्लेनेशन आपको यहाँ पे मिल जाएगा, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप 86 क्वेश्चन को देखें प्रेम्बल के बारे में, थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन है। पूछा गया है कि ये पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है लेकिन लीगल इफेक्ट नहीं है। पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, इसे कंसिडर किया जा सकता है, ये पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, यहाँ पे क्रॉस कर दीजिए क्योंकि प्रेम्बल पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, ये क्रॉस हो जाएगा। ये पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, सेम लीगल इफेक्ट है जितना कि अदर पार्ट का है, नहीं सेम लीगल इफेक्ट तो नहीं है, ये क्रॉस हो गया। पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, कोई भी लीगल इफेक्ट नहीं है इंडिपेंडेंटली टू अदर पार्ट। अब देखिए इस टॉपिक को लेकर काफ़ी सारा कन्फ्यूज़न है, जो कन्फ्यूज़न है वो पॉइंट ए और डी में है कि क्या लीगल इफेक्ट है और नहीं है, इसमें तो कोई दुविधा नहीं है, नहीं है ये क्लियर है, लेकिन नहीं है सोली सही होगा या फिर बाकी पार्ट से इंडिपेंडेंट नहीं है ये सही होगा। अब यहाँ पर देखिए मुद्दा मोस्ट अप्रोप्रिएट का है, अगर आप देखें तो ये स्टेटमेंट गलत नहीं है, ये सही है। अगर ये डी ऑप्शन में नहीं होता तो डेफिनेटली ए ही सही आंसर होता, लेकिन चूंकि डी यहाँ पर है, दैट इंश्योर्स, वैसे एग्जाम्पल के तौर पे राइट की बात यहाँ पर प्रियम्बल में की गई है, अब खाली प्रियम्बल में उसका कोई मतलब नहीं है, मतलब इन्फोर्सेबल नहीं है, आप कोर्ट ऑफ लॉ में नहीं जा सकते, लेकिन वो फंडामेंटल राइट में तो इन्फोर्सेबल है ना, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में अदर पार्ट में वही चीज़ इन्फोर्सेबल है या उसका लीगल इफेक्ट है। लेकिन अगर हम प्रियम्बल को उस पार्ट से अलग करके देखें तो उसका लीगल इफेक्ट नहीं है, मतलब ये जो लाइन है ये ज़्यादा कंप्लीट है, ज़्यादा अप्रोप्रिएट है, तो जो आंसर निकल के आएगा दैट विल बी डी, डी विल बी द करेक्ट आंसर। 87 क्वेश्चन की बात करें, गोल्ड ट्रेंचेस, आपको सिंगल गूगल सर्च पे मिल जाएगा, ये इन्वेस्टोपीडिया का एक्सप्लेनेशन फिर भी मैंने यहाँ पर रखा है, डी इसका सही आंसर है। ये क्रेडिट सिस्टम है जो कि कोई भी कंट्री ड्रॉ कर सकती है बिना IMF की शर्तों को या उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस के उसमें बाउंडेशन में आए, आप इतना क्रेडिट तो निकाल सकते हैं एनी टाइम। 88th क्वेश्चन की बात करते हैं, यहाँ पर पार्ट 4 के बारे में बात की गई यानी कि DPSP। पहला है कि ये इन्फोर्सेबल है बाई कोर्ट, तो ये तो गलत हो गया, DPSP इन्फोर्सेबल नहीं है। दूसरा ये इन्फोर्सेबल नहीं है तो ये सही होगा। इसमें जो प्रिंसिपल्स ले डाउन किए गए हैं वो लॉ मेकर्स को
इन्फ्लुएंस करते हैं, ये भी सही है। तो सही जवाब निकल के आएगा डी, 2 and 3 ओनली। लक्ष्मीकांत के 4th एडिशन में चैप्टर DPSP में आपको ये बातें मिल जाएंगी। 89th क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर जो पहला स्टेटमेंट है जिसमें कहा गया है कि कोई भी ऐसा व्यक्ति जो वोट देने के लिए एलिजिबल है वो मिनिस्टर बन सकता है 6 महीनों के लिए, और अगर वो लेजिस्लेचर जो स्टेट का है उसका मेंबर नहीं है तब भी। देखिए 6 महीने के लिए कोई भी व्यक्ति बन तो सकता है मिनिस्टर अगर वो लेजिस्लेचर का मेंबर नहीं है तब भी, लेकिन उसको लेजिस्लेचर के मेंबर बनने की योग्यता रखनी होगी। कोई व्यक्ति जो वोट करने के लिए एलिजिबल है उसकी उम्र 25 साल से कम भी हो सकती है, यानी कि 19 साल हो सकती है, 20 साल हो सकती है, लेकिन वो लेजिस्लेटिव असेंबली का मेंबर नहीं बन सकता। तो अगर वो मेंबर नहीं बन सकता तो वो मिनिस्टर भी नहीं बन सकता। मतलब केवल वोटर होने की एलिजिबिलिटी इस बात को इंश्योर नहीं करती कि आप मिनिस्टर बन सकते हैं 6 मंथ के लिए, आपको बाकी क्वालिफिकेशन भी कंप्लीट करनी होंगी। ऑन दैट बेसिस ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट होता है, क्योंकि वोटर तो आप 18 ईयर्स की एज में बन जाते हैं, लेकिन आप मिनिस्टर नहीं बन सकते क्योंकि उसके लिए मिनिमम एज एटलीस्ट असेंबली में, लेजिस्लेटिव असेंबली में 25 रिक्वायर्ड है। दूसरे स्टेटमेंट की अगर हम बात करें तो 1951 के RPA में यहाँ पर स्टेटमेंट ये है कि कोई व्यक्ति अगर 5 साल के लिए पनिश कर दिया जाए तो फिर वो आजीवन डिस्क्वालीफाई हो जाता है, इलेक्शन नहीं कंटेस्ट कर सकता। ये गलत है। RPA की ओरिजिनल फाइल का यहाँ पर टेक्स्ट रखा गया है, जिस दिन वो रिलीज होगा उसके 6 सालों तक वो बाहर रहेगा इलेक्शन लड़ने के लिए, उसके बाद वो इलेक्शन लड़ सकता है। इस लिहाज से जो सही जवाब निकल के आएगा दैट विल बी डी, नीदर वन नॉर टू। ये दो के दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पर जो गिवन है वो इनकरेक्ट हैं। ये जो 90th क्वेश्चन है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन समन अ सेशन ऑफ पार्लियामेंट एट सच प्लेस ही और शी थिंक्स फिट, ये सही है। ये आर्टिकल 85 में क्लियरली बोला गया है, तो पहला सही है। दूसरा, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन 3 सेशंस की बात करता है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन नंबर ऑफ सेशंस की बात नहीं करता, सिर्फ इतना बोलता है कि 2 सेशंस के बीच में 6 महीने का गैप नहीं होना चाहिए। तो ये दूसरा वाला हमारा जो स्टेटमेंट है वो गलत हो गया। और तीसरा है कि मिनिमम नंबर ऑफ डेज कितने होंगे पार्लियामेंट के सेशन के, और वो कितनी बार मिलेंगे साल में, ऐसी कोई बात नहीं की गई है। दैट्स ट्रू। इंडियन एक्सप्रेस का लिंक यहाँ पर दिया गया है। तो ये पहला और तीसरा सही है, सही जवाब सी निकल के आएगा। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है आधार के बारे में है। इस क्वेश्चन पे काफ़ी डाउट है, मल्टीपल जगहों पर मल्टीपल आपको जवाब मिलेंगे। जो डाउट है वो काफ़ी कॉन्ट्रडिक्टिंग डाउट्स हैं, मतलब कई सारी जगहों पर इसका जवाब आपको B 2 and 4 मिलेगा और कई सारी जगहों पर इसका जवाब C मिल जाएगा, यानी कि वो 2 और 4 दोनों को गलत मान लेंगे। यहाँ पर जो आंसर आपको बताया गया है दैट इज़ B 2 and 4 ओनली, और इसके पक्ष में साक्ष्य और लिंक दिए गए हैं। 2 and 4 कैसे है? आधार मेटा डेटा 3 महीने से ज़्यादा यहाँ बोला गया है नहीं स्टोर किया जा सकता, जबकि ये 6 मंथ है। मतलब पहला तो गलत हो गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। पहला गलत हुआ तो आप ये दोनों क्रॉस कर दीजिए, ठीक है। अब पहला गलत हो गया तो या तो हमें 2 4 चाहिए या 3 चाहिए। अब दूसरे की बात करते हैं। स्टेट कैन नॉट एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट विद प्राइवेट कॉर्पोरेशन फॉर शेयरिंग ऑफ आधार डेटा। इसके बारे में कई सारी इन्फॉर्मेशन न्यूज़ आर्टिकल्स में अवेलेबल है और उसका लिंक यहाँ पर दिया भी गया है। द हिंदू के एक आर्टिकल का लिंक दिया गया है सुप्रीम कोर्ट वर्डिक्ट का। इस आधार पर ये स्टेटमेंट करेक्ट होता है। आधार मैंडेटरी है ऑब्टेनिंग इंश्योरेंस प्रोडक्ट, मैंडेटरी नहीं है, ये गलत होगा। और इसके पक्ष में यहाँ पर हिंदू बिजनेस लाइन का एक आर्टिकल रखा गया है, इसका लिंक दिया गया है, आप इसे खोलकर इसे वेरीफाई कर सकते हैं, ये गलत है। आधार मैंडेटरी है अगर आपको कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में से कोई बेनिफिट अवेल करना है तो। दैट इज द पॉइंट जहाँ पर डाउट है। डाउट कैसे है मैं आपको बता देता हूँ, लेकिन इसके क्लैरिफिकेशन में भी मैं स्टेटमेंट दे देता हूँ। यहाँ पर जो आपको स्टेटमेंट 4 के लिए एविडेंस दिया गया है ये UIDAI की वेबसाइट से दिया गया है, उनके डॉक्यूमेंट से दिया गया है। वहाँ पर यह बात की गई है कि अगर कोई व्यक्ति कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में से दिए जाने वाली किसी सर्विस या स्कीम का फायदा ले रहा है तो आधार मांगा जा सकता है। अगर उस व्यक्ति के पास आधार नहीं है तो उसे कहा जाएगा कि वो आधार के लिए अप्लाई करे, और एट दैट टाइम मतलब उतने समय के लिए जब तक उसके पास आधार नहीं है उसे अल्टरनेट जो भी उसके पास आइडेंटिटी है वो एक्सेप्ट की जाएगी। अब जब तक उसके पास आधार नहीं है अल्टरनेट आइडेंटिटी एक्सेप्ट की जाएगी। अगर आप इस पॉइंट को पकड़ें तो आप बोल सकते हैं कि मैंडेटरी नहीं है, लेकिन मैंडेटरी है क्योंकि ये आइडेंटिटी तब तक के लिए एक्सेप्टेड है जब तक कि उसके पास आधार नहीं आ जाता। जब उसके पास आधार आ जाएगा तो फिर आधार सबमिट कर लिया जाएगा। इस बेसिस पर ये जो चौथा स्टेटमेंट है ये भी करेक्ट है, एंड ऑन दैट बेसिस जो सही जवाब निकल के आएगा दैट विल बी 2 and 4 ओनली। चूंकि इस क्वेश्चन में डाउट है इसीलिए सभी ऑप्शंस के जो लिंक्स हैं वो आपके सामने हैं, ताकि अगर आप इस डाउट को वेरीफाई करना चाहते हैं तो खुद भी वेरीफाई कर सकें। जो डाउट वाले क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चंस पे हम थोड़ा सा कॉन्शियस हैं ताकि आप अपने सोर्सेज भी वेरीफाई कर पाएं। 92nd क्वेश्चन जो है वहाँ पर इक्वल पावर्स लोकसभा की कहाँ होती है,
राज्यसभा की पावर्स लोकसभा के इक्वल कहाँ पर होती है? तो ये पॉलिटी का क्वेश्चन है, कन्वेंशनल पॉलिटी का क्वेश्चन है, बेसिक अंडरस्टैंडिंग से सॉल्व हो सकता है। क्वेश्चंस डेफिनेटली टफ हैं, लेकिन सारे नहीं, वो तो होता ही है, कुछ क्वेश्चंस आसान होते हैं। टफ क्वेश्चंस की संख्या कितनी है, दैट मेक्स पेपर टफ और ईजी। तो यहाँ पर जो ऑप्शन है वो बी है, कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने को लेकर दोनों को इक्वल पावर है। 93rd क्वेश्चन में एमपीलैट्स के बारे में है। एमपीलैट्स में देखिए जो सही ऑप्शन है दैट इज डी, 1, 2 एंड 4। मैं पेन चूज कर लेता हूँ। हाँ, 1, 2 एंड 4 करेक्ट है। यहाँ पर जो तीसरा है वो गलत है, क्योंकि जो फंड होता है वो लैप्स नहीं होता, आप उसे नेक्स्ट ईयर यूज कर सकते हैं। तो ये तीसरा इनकरेक्ट है, उसका एक्सप्लेनेशन दिया गया है और इस सभी एक्सप्लेनेशन की गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वेबसाइट का लिंक यहाँ पर दिया गया है, जहाँ से आप इन सारे स्टेटमेंट को वेरीफाई कर सकते हैं। सो ये क्रेडिबल सोर्स है, डोंट वरी अबाउट इट। 94th क्वेश्चन जो है यहाँ पर ये सिंपल पॉलिटी का क्वेश्चन है। अनटचेबिलिटी फॉर्म ऑफ डिस्क्रिमिनेशन कहाँ मिलेगा? राइट टू इक्वलिटी में मिलेगा, आर्टिकल 17। लिंक की आवश्यकता नहीं है, लक्ष्मीकांत किताब में भी मिल जाएगा, हालांकि लिंक भी विकासपीडिया का दिया गया है। जो अगला प्रश्न है वो सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, बेसिक पॉलिटी का क्वेश्चन है ये, और आपने थोड़ा बहुत पढ़ा है तो इजीली हैंडल हो जाएगा। आपको ये मिलेगा डीपीएसपी में, डीपीएसपी में आपको आर्टिकल 50 में ये बात मिल जाएगी। सो पॉलिटी की किताब में भी मिल जाएगी और सिंपल गूगल सर्च पे भी मिल जाएगी। तो सही जवाब इसका बी है, डीपीएसपी। जो अगला प्रश्न है वो ये है कि फाइनेंस मिनिस्टर पार्लियामेंट में बजट के साथ कुछ और डॉक्यूमेंट भी रखते हैं, जिनमें से एक है द मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क स्टेटमेंट। ये जो डॉक्यूमेंट रखा जाता है ये कहाँ से मैंडेटेड है कि इस डॉक्यूमेंट को भी रखा जाए? इसका सही जवाब डी है। जो FRBM एक्ट है उसमें इस चीज़ को मैंडेट किया गया है। इसका सही जवाब डी है। इसके लिए लिंक भी प्रोवाइड किया गया है जहां से इसे वेरीफाई किया जा सकता है। 97th क्वेश्चन जो है यहाँ पर लिमिटेड कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट की जो डेफिनेशन है उसके बारे में बात की गई है। एनसीईआरटी में आपको ये सिंपली मिल जाएगा, एनसीईआरटी क्लास 11th की बुक में। इसका सही जवाब लिमिटेड गवर्नमेंट है। वैसे तो ये सिंपल गूगल सर्च पे भी आपको मिल जाएगा। कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, संविधानवाद का कोर है लिमिटेड गवर्नमेंट, और कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट का मतलब भी कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म ही है, संविधानवाद ही है। तो इसका भी जो कोर है वो यही होगा, लिमिटेड गवर्नमेंट ही होगा। बाकी एनसीईआरटी में क्लियरली इंटरप्रेट भी किया गया है और उसके पेजेस यहाँ पर पेस्ट हैं, मतलब पेस्ट कर दिए गए हैं, तो आप इन्हें पढ़ भी सकते हैं। 98th क्वेश्चन ये है कि ह्यूमन राइट में जो बातें बताई गई हैं वो हमारे फंडामेंटल राइट के अलावा आपको कहाँ मिल जाएंगी? तो प्रीएम्बल में भी मिल जाएंगी, डीपीएसपी में भी मिल जाएंगी और फंडामेंटल ड्यूटीज़ में भी मिल जाएंगी। उन्हें यहाँ एक्सप्लेन करने की कोशिश की गई है ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के साथ, तो वो चीज़ आप यहाँ पे कंपेयर भी कर सकते हैं। बाकी एक लिंक भी दिया गया है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो लीगल सर्विस अथॉरिटीज़ के बारे में है, जो फ्री लीगल सर्विसेज प्रोवाइड करवाते हैं। इसमें देखिए जो पहला स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। लेट मी चेक अ पेन। ओके, नाउ पहला स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है, और यहाँ पर ट्रांसजेंडर्स के बारे में दिल्ली गवर्नमेंट की वेबसाइट पर ये इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी, तो ये भी करेक्ट है। बैकवर्ड क्लासेस के लिए ऐसा कोई स्पेसिफिक प्रोविजन नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। और सीनियर सिटीजन्स में ऑल सीनियर सिटीजन्स हो जाएंगे। अब ऑल गड़बड़ हो जाता है, क्योंकि ऑल में तो अमीर सीनियर सिटीजन्स भी आ जाएंगे ना, जिसके पास बहुत पैसा है, वो करोड़पति हैं, तो उनको फ्री लीगल एड क्यों दी जाएगी? बिकॉज दे कैन हैव लीगल एड विद एक्सपेंस। तो ये क्रॉस हो जाएगा, ऑल की वजह से ये क्रॉस हो जाएगा। सही जवाब 1 and 2 निकलेगा, 1 and 2 ओनली। और इसके लिए यहाँ पर आपको लिंक भी प्रोवाइड कर दिया गया है, नालसा का ही लिंक प्रोवाइड किया गया है जो इन आंसर्स को जस्टिफाई करता है। जो 100th क्वेश्चन है यहाँ पर आपको मैच करने को दिया गया है। अल्मा आटा जो डिक्लेरेशन है वो हेल्थ केयर के ऊपर है, दैट्स करेक्ट। पहला वाला, इसका डिस्क्रिप्शन यहाँ दिया गया है। हेग कन्वेंशन बायोलॉजिकल और केमिकल वेपन्स, ये लाइन इसी की है, बायोलॉजिकल और केमिकल वेपन्स इस पर नहीं है। जो हेग कन्वेंशन है वो प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एंड कोऑपरेशन रेस्पेक्ट टू इंटर कंट्री अडॉप्शन के बारे में है, तो ये गलत हो गया। मतलब एक चाहिए और दो नहीं चाहिए, इतने से आंसर मिल जाएगा। एक चाहिए, दो नहीं चाहिए, दो नहीं चाहिए तो ये काट दीजिए चौथा और पहला काट दीजिए, और एक चाहिए तो एक इस सी में है, तो आंसर निकल के आ जाएगा 1 and 3 ओनली, एंड दैट इज द आंसर। तो हमने पूरी कोशिश की है कि हम क्लियर एविडेंसेस के बेसिस पर आपको आंसर की प्रोवाइड करवाएं। होपफुली इन आंसर की से आपको मदद मिलेगी और आप जो ओरिजिनल आंसर है उसे खुद भी वेरीफाई कर पाएंगे। तो 100 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं इस सेशन में। आप अपनी तैयारी मेंस के पर्सपेक्टिव से रेडी रखिए। आपका स्कोर अच्छा बन रहा हो, खराब बन रहा हो, यू विल हैव टू प्रिपेयर मेंस, एंड दैट इज द कॉमन कॉन्सेप्ट। इसमें कुछ टेक्निकल नहीं है कि बहुत जोर देके आपको समझाना पड़े कि आपको मेंस की तैयारी करनी है। इस बार मेंस देना है तब भी मेंस पढ़ना है, और अगली बार भी मेंस, अगर अगली बार का प्रीलिम्स देना है तब भी तो अभी मेंस ही पढ़ेंगे ना, अभी प्रीलिम्स लेके तो बैठ नहीं जाएंगे। सो प्रिपेयर फॉर योर मेंस। अपार्ट फ्रॉम दैट, ये जो पूरी आंसर की है एक्सप्लेन फॉर्म में, PDF फॉर्म में आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी। टेलीग्राम चैनल को अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो डेफिनेटली ज्वाइन कर लीजिए। उसके लिए जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप इस PDF को अवेल करके लिंक को क्रॉस चेक कर सकते हैं। जो आपको ब्लर्ड इमेजेस यहाँ पर दिख रही हैं उन्हें आप थोड़ा सा जूम करके देख सकते हैं, उसमें जो भी कंटेंट वगैरह लिखा गया है
दैट जस्टिफाइज योर आंसर। अपार्ट फ्रॉम दैट जो एक शॉर्ट की है जिसमें चारों पेपर्स का चारों सेट्स का जो की है वो भी वहाँ पर अवेलेबल होगा। बाकी वेरियस पीडीएफ जो यहाँ पे वीडियोस अपलोड किए जाते हैं वो भी वहीं पर अवेलेबल मिलेंगे। तो डेफिनेटली टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल ही जाएगा। अपने मेंस के लिए प्रिपेयर करिए, और चाहे आपको इस बार मेंस देना है या फिर अगली बार, गो फॉर योर मेंस। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू वेरी मच।